हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिमालय एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम एक बहुत ही सामान्य चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको बोर्ड्स में आंसर राइटिंग करनी है जिससे कि आप परीक्षक का ध्यान खींच सके। अब हर बच्चा ये सोचता है कि हम कैसे आंसर लिखें जिससे हमारे मार्क्स मैक्स टू मैक्स मिले। अब साल भर आप भी मेहनत करते हो, आपकी क्लास का टॉपर भी साल भर मेहनत करता है, लेकिन यहाँ पर फर्क रहता है जब आप रिजल्ट देखते हो। अब लास्ट टाइम पे जब रिजल्ट आपका आता है तो हर वो बच्चा जो साल भर मेहनत करता है वो देखता है कि यार क्या कमी रह गई, कौन सी वो चीज हमसे मिस हो गई जिसकी वजह से हमें उतने मार्क्स नहीं मिले जितने की मिलने चाहिए थे। चाहे आप कंटेंट या फिर जितना आंसर उसमें नीडेड था उतना पूरा लिख के आए हो। तो आज हम किसी भी पढ़ाई वाले टॉपिक की बात नहीं करेंगे, आज हम एक जनरल चर्चा करने वाले हैं क्योंकि आप सबके बोर्ड्स बहुत ही नजदीक है। तो इन बोर्ड एग्जाम में कैसे आप आंसर लिखोगे जिससे कि आप पूरे प्राप्तांक यानी कि पूरे नंबर प्राप्त कर सको। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की चर्चा की किस प्रकार से आपकी रणनीति होनी चाहिए एग्जाम की स्ट्रेटजी में। हर वो बच्चा जो साल भर मेहनत करता है वो चाहता है कि उसके मार्क्स अच्छे से अच्छे आए, क्योंकि अच्छा रिजल्ट किसको अच्छा नहीं लगता। तो अगर हम बात करें उन पॉइंट्स की, उन फैक्ट्स की जो कि आपको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं मार्क्स के मामले में, तो आपको कैसे आंसर लिखना है जिससे कि आप भी टॉपर की तरह उतने ही अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सकें। तो अगर हम बात करें टीचर की साइकोलॉजी की, यानी कि जो आपका एग्जामिनर रहने वाला है उसकी क्या साइकोलॉजी होती है। अब बच्चा क्या करता है कि ये आपका आंसर पेज है, अब आप क्या करोगे, यहाँ से लिखना शुरू कर दोगे, पूरी थ्योरी लिखते जाते हो, चाहे आपने उसके अंदर हर एक पॉइंट लिखा हो, लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो उस हर चीज जो कि आपने लिखी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि एग्जामिनर के पास में इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके आंसर की हर एक लाइन पढ़ पाए। तो आखिरकार ये एग्जामिनर करते क्या है, तो परीक्षक की एग्जामिनर की रियलिटी ये है कि वो उत्तर पढ़ते नहीं है, स्कैन करते हैं। बोलते हैं ना कि एक ही ग्लांस में आपने देख लिया कि आंसर में क्या क्या लिखा है आपने, तो वो क्या करते हैं कि एक सीक्रेट है यहाँ पर स्कोर करने का जो कि है विशिष्ट शब्दों को खोजते हैं। वो क्या करते हैं, मार्किंग स्कीम होती है एक कि आपको जो की पॉइंट्स चाहिए वो ढूंढता है कौन, एग्जामिनर। तो एग्जामिनर फट से स्कैन करेगा उसको, जो जो यहाँ पर पॉइंट्स मिल गए खास, तो वो वहां पर सोच लेगा कि हाँ बच्चे को आंसर आता है, मतलब उसने सही लिखा होगा। तो आप क्या करेंगे, आपको विशिष्ट शब्द लिखने हैं यानी कि जो कीवर्ड्स है वो लिखने हैं। तो आपका गोल क्या है कि जो परीक्षक है उसका समय बर्बाद नहीं करना है। अगर आप ऐसी थ्योरी लिखेंगे तो पहली बात मार्क्स भी कम मिलेंगे, दूसरी बात की जो एग्जामिनर है वो समझेगा कि बच्चे की प्रेजेंटेशन ही अच्छी नहीं है तो उसको टाइम लगेगा। तो आपका टारगेट रहना चाहिए कि परीक्षक कम से कम समय के अंदर आपका पूरा आंसर फट से स्कैन कर ले और समझ जाए कि आपने जितना कुछ भी आंसर लिखा है वो एकदम करेक्ट लिखा है। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए कि आंसर राइटिंग के समय आपको कीवर्ड्स अच्छे से लिखने हैं। घबराने की बात नहीं है, चाहे बोर्ड्स आ रहे हो, हर बच्चे के पास वो दिन आता है जिस दिन उसके 12th बोर्ड्स होते हैं। मैंने भी 12th बोर्ड्स दिए हैं, घबराहट होना नॉर्मल है, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी हमेशा हमारे साथ बनी हुई होनी चाहिए। तो अगर आपकी स्ट्रेटजी रेडी रहेगी तो एग्जाम में आपको हेल्प मिलती है फटाफट से आंसर कैसे लिखना है उसकी। अब दूसरा ये कि आपके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं बड़े बड़े, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भी स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे, आज की क्लास में मैं बताऊंगी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बोला कीवर्ड्स हाइलाइटेड होने चाहिए जो कि आपके एग्जामिनर को एक ही ग्लैंस में दिख जाए। तो ऐसे ही जो स्ट्रैटेजी के की पॉइंट्स है दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिए, आपके कोई भी पेन पेपर ले लीजिए, वहां पर नोट कर लीजिए और एग्जाम के अंदर आपको ये फॉलो करना है। अब एग्जाम के अंदर भी ये स्ट्रैटेजी याद रहे ऐसा तो नहीं हो सकता, तो आपको थोड़े से क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने हैं, चाहे वो 3 मार्क हो या फिर 5 मार्क क्वेश्चन हो। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो यहाँ पर हमें क्या करनी है, कीवर्ड रणनीति अपनानी है जिससे कि हम हमारे मार्क्स जो है वो फिक्स कर पाए, सुनिश्चित कर पाए। तो कीवर्ड स्ट्रैटेजी क्या होती है,
एक होता है एवरेज स्टूडेंट, एक होता है टॉपर। अब एवरेज स्टूडेंट ने भी एग्जाम में वही चीजें लिखी है लेकिन जो कि टॉपर ने लिखी है, लेकिन ये डिफरेंस क्या आ जाता है, डिफरेंस आपका आएगा प्रेजेंटेशन का, कि आपने कैसे आंसर को लिखा है, टॉपर कैसे टॉपर बनता है। तो आज हम वही हैक्स जो है वो बताने वाले हैं जिससे कि आप भी टॉपर के जितने ही मार्क्स स्कोर कर पाओ। अब मान लीजिए एक एवरेज स्टूडेंट है, उसने क्या लिखा, लोग शहर जा रहे हैं, जबकि टॉपर क्या लिख रहा है, प्रवास या फिर पुल कारक। ऐसे लिख रहा है कि लोग शहरों की तरफ प्रवास कर रहे हैं क्योंकि वहां पर रोजगार जो कि एक अपकर्ष या फिर पुल कारक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो वर्ड्स का यूज है वो कैसे करना है, आपको शब्दावली किस प्रकार की रहनी चाहिए। अगर आप एवरेज वर्ड्स यूज करोगे, नॉर्मल लेमैन वाली भाषा यूज करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको मार्क्स तब मिलेंगे जब आप कीवर्ड्स का, शब्दावली का इस्तेमाल करोगे। तो शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर एक प्रमुख पुल कारक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना फर्क पड़ता है एक टॉपर के आंसर में और एक एवरेज स्टूडेंट के आंसर में। तो अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अब आप सबको एवरेज स्टूडेंट की लिस्ट में नहीं आना है, तो आप लोग कहाँ आएंगे, आप आएंगे टॉपर वाली लिस्ट में, कि आपने भी टॉपर की तरह ही एक स्ट्रेटेजी, एक प्रेजेंटेशन को फॉलो किया है। तो उत्तर लिखते समय मुख्य शब्दों को हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। हमेशा कीवर्ड, शब्दावली जो है वो एग्जामिनर को एक ही ग्लांस में पता लगने के लिए आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। फिर 3 नंबर वाले प्रश्नों की अगर हम बात करें, ऐसे प्रश्न जो सिर्फ 3 मार्क्स के होते हैं, उसमें क्या लिखना है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थ्योरी लिख देंगे बहुत सारी, जैसे आप इस साइड देख सकते हो, बहुत सारी थ्योरी आपने लिख दी। यहाँ पर कोई पॉइंट टू पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है। पहली बात, ये थ्योरी जो है वो आपका टाइम वेस्ट करेगी, क्योंकि आप ऐसे सोचोगे कि जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। आपको जो वर्ड लिमिट दी गई है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कीजिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें क्या करना है, 3 पॉइंटर्स बनाने हैं और 3 पॉइंटों को साफ साफ शब्दों के अंदर लिख देना है। एक बिंदु जो है वो आपका एक विचार होना चाहिए और वो 1 मार्क का आपका हो जाएगा। जैसे कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार एक प्रमुख पुल कारक है। रोजगार के अवसर जो है वो शहरी क्षेत्र में मिलते हैं। शहरी क्षेत्रों में रोजगार एक प्रमुख पुल कारक है। अब यहाँ पर चाहे ये 3 पॉइंट सेम हो, लेकिन आपने क्या करना है, एज पर द क्वेश्चन आपको 3 अलग अलग पॉइंट लिखने हैं जो कि आपके खुद के विचार होंगे। तो ये तीनों पॉइंट आपके 3 मार्क्स के होंगे। अब देख लीजिए, इधर इतना छोटा सा आंसर है जो कि आपने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है और इस साइड आपने थ्योरी लिखी है, हर चीज मेंशन की है, फिर भी आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। रीजन क्या है कि यहाँ पर 3 स्पष्ट बिंदु है, 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, जबकि यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद है, पैराग्राफ है। तो रणनीति क्या होनी चाहिए हमारी कि हमें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर लिखना है और इन पॉइंट में भी अगर आपको लगता है कोई कीवर्ड है, कोई शब्दावली है, तो उसको जरूर से हाईलाइट करना है। क्या करना है, अंडरलाइन करना है। एग्जाम में जाते हो 2 पेन ले जाओ, एक पेन आपका आंसर राइटिंग के लिए, दूसरा आपका हो जाएगा अंडरलाइन करने के लिए। तो यहाँ पर आपके जो मार्क्स है वो एकदम सुनिश्चित हो जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि इस बच्चे ने आंसर तो बड़ा अच्छा लिखा है। फिर अगर हम बात करते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन की, तो 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आपको किस प्रकार की फ्रेमवर्क फॉलो करनी है। सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन देंगे। जो भी क्वेश्चन है आपका, उसका इंट्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, ये सब आपके लिए प्रो टिप होने वाली है, तो जरूर से लिखिएगा। फिर मत बोलिएगा कि अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, क्यों टॉपर के ज्यादा नंबर आए, क्यों हमारे ज्यादा नंबर नहीं आए। तो आप सबने क्या करना है, इंट्रो लिखना है। 2-3 लाइन के अंदर आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है उस आंसर के बारे में। फिर मुख्य भाग आता है, जो आंसर की बॉडी आएगी, उसमें भी आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। ये पॉइंट बना दिया, इसकी सब हेडिंग डाल दी और फिर आपके पास जो भी इसका कंटेंट है वो लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है, अंडरलाइंड बिंदु है यहाँ पर, वो एग्जामिनर फट से कैच कर लेगा कि यस यहाँ पर करेक्ट लिखा है। फिर सेकंड पॉइंट, उसकी सब हेडिंग, फिर से आपका आंसर। तो फिर से आपका जो आंसर है वो हर एक बिंदु से, हर एक पॉइंट से एकदम क्लैरिटी देगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, बिंदु 1 हो गया, फिर उसकी सब हेडिंग हो गई और फिर आपकी जो थ्योरी है, फिर बिंदु 2 हो गया,
फिर उसका भी सब हेडिंग आपके हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको 5 मार्क्स क्वेश्चन में 5 सब हेडिंग की जरूरत होगी। 5 सब हेडिंग दीजिए और उनके बारे में 4-4 5-5 लाइन लिखिए। बहुत ही कंसाइज और अच्छा आंसर होगा और वर्ड लिमिट के अंदर लिखना है आपको। जितनी वर्ड लिमिट दी है उसका ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको वो वर्ड लिमिट अपने आप आपसे फॉलो होने लग जाएगी कि कैसे हमें उतने ही शब्दों के अंदर अपना आंसर जो है वो कंसाइज रूप से पूरा आंसर लिखना है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। फिर आपको लास्ट में लिखना है निष्कर्ष या फिर कंक्लूजन। ये भी आपका 2 से 4 लाइन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए कि आपने एक्चुअल में आंसर में क्या क्या बताया है, उसका एक छोटा सा कंक्लूजन दे दीजिए, उसको कंक्लूड करके आपको लिखना है। तो हर बिंदु के लिए हेडिंग बहुत ही जरूरी है, जो कि आपके लिए एक प्रो टिप होने वाली है। फिर अगर हम बात करें कि किस प्रकार से हमें तुलनात्मक प्रस्तुति वाले क्वेश्चन यानी कि जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे करना है। अब मान लीजिए आपके पास एक तरफ है बांगर, फिर है खादर, तो आपको हमेशा एक टेबल बनानी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक साइड मेंशन करना है बांगर, दूसरी साइड आपको करना है खादर। तो ये कंपैरेटिव क्वेश्चन की क्या है, प्रेजेंटेशन है, स्ट्रेटजी है। दोनों के बीच में हमें डिस्टिंग्विश करना है, अंतर स्पष्ट करना है, जिसके लिए एक टेबल बनाना बहुत ही जरूरी है। अब इस टेबल के अंदर भी आपके क्या होंगे, बिंदु होंगे कि खादर के बारे में आपने 5 बिंदु लिखे हैं, बांगर के बारे में 5 बिंदु लिखे हैं। तो ये टेबल आपकी हेल्प करेगी आंसर को बहुत ही कंसाइज और अच्छा प्रेजेंटेशन में। फिर ये स्पष्टता दर्शाता है क्या, टेबल कि एक्चुअल में बच्चे को दोनों के डिफरेंस पता है। आप थ्योरी नहीं लिख सकते हर एक क्वेश्चन में, चाहे वो 3 मार्क हो या फिर 5 मार्क का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर कंपैरिजन वाला 5 मार्क्स क्वेश्चन हो, 3 मार्क क्वेश्चन हो। थ्योरी नहीं फॉलो करनी है, हमें हमेशा हेडिंग्स डालनी है। कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में आप सब ने टेबल बनानी है, क्योंकि हमें वहां तुलना करनी है। तुलना कैसे करते हो, एक चीज यहाँ एक चीज यहाँ, दोनों के बीच तुलना हो रही है, तो बस फटाफट से बना दी टेबल, बीच में एक लाइन खींच दी, रेडी है आपकी टेबल। फिर अगर आपको बोनस मार्क्स यानी कि और अच्छा स्कोर करना है, तो भूगोल की भाषा क्या होनी चाहिए कि विजुअल बोनस। हमारी जो ज्योग्राफी है उसमें हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई डायग्राम, कोई ना कोई पाई चार्ट, कोई ना कोई ग्राफ बनता ही बनता है। तो कैसे आप उन डायग्राम्स को बनाएंगे कम समय के अंदर, बोर्ड्स आपके 3 आवर्स का आपको टाइम मिलता है, 3 घंटे का, कैसे उस 3 घंटे के समय को आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है ताकि आप भी पूरे प्राप्तांक स्कोर कर पाए। तो हर 5 अंक वाले उत्तर में एक चित्र अनिवार्य है। अब अगेन यहाँ पर आपका चित्र बनाने में बहुत कम समय लगता है दोस्तों, जबकि आप एक पेज थ्योरी लिखोगे तो आपको ज्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो आपके डायग्राम्स होंगे वो आपकी प्रेजेंटेशन को और ज्यादा क्लियर बनाएंगे। अब मान लीजिए आपने एक भारत का मैप बना दिया, तो लेबलिंग जो है वो हमेशा दाईं ओर करनी है। आपको किस साइड करनी है, राइट साइड आपको लेबलिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। आप अगर हर तरफ लेबलिंग कर दोगे तो क्या होगा, वो आंसर जो है वो आपका बहुत ही भद्दा सा लगेगा। तो अगर आंसर आपको क्लियर लिखना है, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, देखने में सुंदर लगे, हैंडराइटिंग आपको क्लियर लिखनी है, तो ऐसे आप मैप बना दीजिए। फिर जैसे कि सॉइल्स की लेयर आ गई यानी कि मृदा की विभिन्न परतें, तो आपने यहाँ पर डायग्राम बना दिया। तो हर एक आंसर का जो कि 5 मार्क्स का हो उसमें एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट, एक पाई चार्ट या फिर एक मैप टेबल का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अब जैसे कि आपको यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड पे दिख रही है एक आंसर शीट, ये एक बच्चे की आंसर शीट है जो कि एक टॉपर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि although India is richly endowed with a variety of mineral resources, yet distribution of minerals over space is highly uneven। यानी कि भारत के अंदर खनिजों की भरपूर मात्रा है, लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन वितरण हमें देखने को मिलता है वो कैसा है, असमान है, अनइवन है। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, फर्स्ट जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको एक इंट्रो देना है। क्या देना है, इंट्रो देना है। फिर आप पॉइंट टू पॉइंट सब हेडिंग देते हुए जाओगे और आंसर राइटिंग करोगे। फिर आपने यहाँ पर इंट्रो दे दिया, फिर आपने जनरल जो रीजन्स है मिनरल्स डिपॉजिट के वो लिख दिए। फिर आप यहाँ स्पेशली मेंशन करोगे कि बेस्ड ऑन द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर इंडिया में कुछ बेल्ट्स है, 3 या फिर 4 बेल्ट, जितने भी आपको याद हो अच्छे से, वो जो मेन बेल्ट्स है वो आपको मेंशन करने हैं।
तो मेन एंड फ्यू अदर माइनर बेल्ट्स को यहाँ पर मेंशन किया है। पहला है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू बेल्ट, फिर दूसरा यहाँ पर मेंशन किया गया है साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन, फिर है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन, उसके बाद आपका हिमालयन बेल्ट एंड अदर। तो यहाँ पर आपने देखा कि हर रीजन को एकदम क्लियरली हेडलाइन बना के अंडरलाइन करके यहाँ पर लिखा गया है, और इसके अंदर भी आपको प्लेसेस और जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनको भी अगेन अंडरलाइन करना है। क्या करना है, सिर्फ हमें कीवर्ड्स को अंडरलाइन नहीं करना, बल्कि प्लेसेस हो गए या फिर कौन सा मिनरल है, सारी चीज को आपने अंडरलाइन करना है, ताकि एग्जामिनर फट से आपके आंसर को स्कैन कर दे और आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाए। फिर उसके बाद अगर हम ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगेन आपको यहाँ पर क्या बनाना है, मैप बनाना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस बच्चे ने नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू बेल्ट फिर यहाँ पर साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू बेल्ट दोनों का अच्छे से क्लियरली डायग्राम बनाया है, मैप के अंदर हर लोकेशन को मेंशन किया है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग साबित होने वाला है। अब आप लोग को लगता होगा कि मैम मैप बनाने में तो बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। इंडिया का मैप आप प्रैक्टिस करोगे तो आप विद इन 20 सेकेंड्स इंडिया का मैप बना लोगे, फिर उसके अंदर आपको 1 मिनट लगेगा हर चीज को मेंशन करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमें साउथ की कोई चीज बतानी है, दक्षिणी भाग की, तो आपने सिर्फ आधा मैप बना दिया, काफी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपको जितनी चीजें मेंशन करनी है वो यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैप बनाना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है दोस्तों, आपको घबराना नहीं है कि मैम अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया मिनरल्स के रिगार्डिंग, पोर्ट्स के रिगार्डिंग, तो हम मैप कैसे बनाएंगे। मैप बनाना चुटकियों का काम है, तो घबराना नहीं है किसी को भी। फिर आते हैं आपके मैप्स वाले क्वेश्चन। 5 मार्क्स का आपके वर्ल्ड मैप में से क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क का आपके इंडिया के मैप से क्वेश्चन आएगा। तो अगेन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। पहले तो आपकी मैप्स की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता लगे कि वो कौन से टॉपिक है जिन पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है और रिपीटेडली आस्क्ड है, यानी कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम मैप वर्क की बात करते हैं, कितने का आता है, 5 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं हाईएस्ट डेंसिटी स्टेट, फिर है अमृतसर एयरपोर्ट, और यहाँ पर खेतड़ी कॉपर माइन पूछा गया है। तो ऐसे ही 5 यहाँ पर आपके टॉपिक होंगे कि आपको 5 चीजें मैप के अंदर मेंशन करनी है। तो सबसे पहले कि मैप पर कोई भी जगह आपको अगर लोकेट करनी है तो एक डॉट करिए, उस पर सर्कल कीजिए और आपको राइट साइड में उसका नाम लिखना है। क्या करना है, राइट साइड में नाम लिखना है। अब यहाँ पर लेफ्ट में भी लिखा गया है बट क्लियरली मेंशन्ड है। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन स्टूडेंट की बहुत ही प्यारी है, ऐसे ही आपको भी प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक अच्छा सा निशान किया, फिर उस पर गोला लगा दीजिए, एक लाइन खींची आपने और फिर लिख दिया कॉपर माइन इन राजस्थान खेतड़ी। फिर ऊपर आपका जो पंजाब के अंदर अमृतसर एयरपोर्ट है, अगेन आप एक बिंदु बनाइए, उस पर सर्कल कीजिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पंजाब अमृतसर। तो यहाँ पर बच्चे ने बहुत ही क्लियरली हर चीज को मेंशन किया है। तो ऐसी ही स्ट्रेटजी आपको भी फॉलो करनी है, जिससे आपको 5 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाए। अब बच्चा एग्जैक्ट डॉट कहाँ लगाना है मैप पर, वो आपको कैसे पता लगेगा, वो आपको पता लगेगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। बोर्ड से पहले आपके पास बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो कोई कम समय नहीं है। तो आपको क्या करना है, मैप्स के लिए बहुत कम टाइम लगता है। अगर आप एक बार सारे टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट, उनका एक एक मैप रेडी कर लेते हैं, तो आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने में हेल्प होती है। और मैप को आप हर दिन 5 से 10 मिनट एक बार आंखों के आगे से निकाल लीजिए, फट से मेमोराइज हो जाएगा। तो ये तो आपके मैप्स के 5 मार्क्स यहाँ पर सुनिश्चित हो गए। फिर अगेन अगर हम एक क्वेश्चन का और एग्जाम्पल लेते हैं कि इंडिया के अंदर वर्कर्स कौन कौन से हैं, मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स, नॉन वर्कर्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट ने देखिए एक यहाँ पर तालिका बनाई है, यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाया है कि वर्कर्स इन इंडिया 3 टाइप्स के होते हैं, अप्रोक्स कितने परसेंटेज कौन से वर्कर्स है। फिर यहाँ पर हाई इन अर्बन एरियाज वाइल लो इन मोस्ट रूरल एरियाज, हाई इन हिली एरियाज फॉर सबसिस्टेंस। तो यहाँ पर क्लियरली इस फ्लो चार्ट का प्रयोग करके एकदम अच्छे से हर चीज को मेंशन किया गया है। फिर ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन की बात की गई है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर में कितने हैं, फिर आपके इंडस्ट्री में कितने हैं, सर्विस सेक्टर में कितने हैं, और अगर एग्रीकल्चर है तो इसके अंदर
एग्रीकल्चर जो है शिफ्ट हो गई या फिर नॉन एग्रीकल्चर वाले कितने हो गए, तो हर चीज को एकदम क्लियरली मेंशन किया गया है। तो फ्लो चार्ट्स आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। अब देखिए इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें हमने थ्योरी नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी आपका एक पेज पूरा बहुत ही अच्छे से सटीक तरीके से रेडी है फ्लो चार्ट के रूप में। अब डायग्राम जो है बच्चा, डायग्राम हो गए, मैप हो गए, फ्लो चार्ट हो गए, दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और इससे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड पता लगता है कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन पर कितना अच्छा पकड़ थी, कितने अच्छे से आपने हर डायग्राम को बनाया है। फिर यहाँ पर थ्योरी लिख दीजिए कि वर्कर्स इन इंडिया आर मेजरली ऑफ 3 टाइप्स आपने लिख दिए। फिर हर एक के बारे में आप पॉइंट बनाकर सब हेडिंग देके फिर आंसर राइट करना है हमें। फिर अगर हम इधर देखते हैं तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो गया, तो हर चीज को बहुत ही क्लियरली बिंदु बनाकर यहाँ पर आंसर लिखा गया है। ऐसी ही स्ट्रेटजी आपको भी फॉलो करनी है। एक बिंदु हो गया, एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, सब हेडिंग डालिए। क्लैरिटी बहुत जरूरी है, हैंडराइटिंग क्लीन है पहली बात। दूसरा, यहाँ पर स्पेस, जहां पर जरूरत थी वहां पर स्पेस दिया गया है, तो अच्छे से आंसर लिखा है। ऐसा भी नहीं है कि बच्चे ने फटाफट से लिख दिया हो, कुछ भी घास काट दी हो, ऐसा नहीं दिख रहा। एकदम बैलेंस्ड यहाँ पर राइटिंग से आंसर को प्रेजेंट किया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर अगर हम आपके सेक्शन ई मैप वर्क की बात करते हैं अगेन, तो मैप वर्क को आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मैप वर्क ही करना है। क्योंकि अगर आपने मैप वर्क की प्रैक्टिस अच्छे से करी है दोस्तों, तो स्टार्टिंग में जब वो 5 स्कोर आपके इंडिया के मैप से, 5 स्कोर आपके वर्ल्ड मैप से, एकदम 10 नंबर, तो फटाफट से बच्चा खुश हो जाएगा। आप खुश हो जाओगे कि अरे वाह, हमने 10 के 10 पॉइंट जो है क्लियरली मेंशन कर दिए हैं। तो यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो मैप वर्क की स्ट्रेटेजी हमारी यही रहने वाली है कि हमें पहले मैप वर्क करना है और पूरे अंक जो है वो सुनिश्चित करने हैं। तो फर्स्ट 30 मिनट्स के अंदर ही आपको मैप्स को हल कर लेना है। इसका लाभ क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, वो यहाँ से आपका बूस्ट होगा। अब जैसे कि ये इंडिया का मैप है, मुंबई हाई आपको पूछा गया है, तो एक पॉइंट बना दिया, उसके ऊपर एक सर्कल बना दिया आपने, फिर एरो लगा के और राइट साइड में आपने लिख दिया मुंबई हाई। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी क्लियर प्रेजेंटेशन है, एकदम सटीक यहाँ पर आपका मैप पर लोकेशन कर दी है आपने। फिर आपको ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हर इंसान के वो दिन आता है जब वो बोर्ड्स देता है, तो आपका भी ये परीक्षा का दिन है, परीक्षा तो हर किसी को देनी पड़ती है, तो घबराना नहीं है। बस हमें कुछ प्रो टिप्स फॉलो करनी है और सारा काम हमारे लिए बहुत ही इजी होने वाला है। अब गलतियां कौन कौन सी है जिनसे आपको बचना है, कि कौन सी मिस्टेक है जिनसे आप बचोगे तो आपका आंसर जो है वो स्कोरिंग ज्यादा रहेगा। जेनरिक आंसर यानी सामान्य उत्तर नहीं लिखना है, सामान्य अध्ययन शैली से बचना है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी बात की प्रवास वाले टॉपिक के बारे में, इतना अच्छे से आपको शब्दावली का, कीवर्ड्स का प्रयोग करना है, अंडरलाइन करना है, पॉइंट बना के लिखना है कि आप जेनरिक आंसर से बच जाओ। जैसे कि अधिक युवा लोग, इसकी बजाय आप क्या यूज कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छी टर्म यूज कर सकते हैं, जैसे कि जनसांख्यिकी लाभांश या फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड। फिर अगर आपकी इकाई जो मिसिंग यूनिट्स कौन सी होती है, जो आप कोई भी यूनिट हो गई, किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलियन टन हो गया, तो ये वाली यूनिट्स भी आप सबने मिस नहीं करनी है। कोई भी डेटा हो, ग्राफ हो या फिर पाई चार्ट हो, तो आप क्या करते हैं, प्रश्नों में इकाई जो है यूनिट भूल जाते हैं। यूनिट लिखना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि प्रोडक्शन कितना हुआ, आपने 50 लिख दिया, लेकिन 50 क्या, 50 ग्राम, 50 किलो क्या होगा, 50 टन कुछ तो होगा ना यहाँ पर। तो आपको पूरी यूनिट जो है वो मेंशन करनी है कि 50 मिलियन टन उत्पादन हुआ। तो यहाँ पर आपका एकदम क्लियर यूनिट के साथ में आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी चीज का प्रोडक्शन 100 मिलियन टन है या फिर 200 मिलियन टन है, आपने सिर्फ 100 200 लिख दिया, तो बच्चा इसकी तो कई सारी यूनिट्स हो सकती है। 100 ग्राम्स, 100 किलोज, 100 टन, 100 मिलियन टन, कितना भी हो सकता है। तो यूनिट को मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। तो आपकी फाइनल कौन सी चेकलिस्ट है जिसको हमें फट से चेक करना है, तो वो क्या आपकी फाइनल चेकलिस्ट होने वाली है, उसकी बात करते हैं। कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है, जितने भी कीवर्ड्स हो गए, शब्दावली हो गई, प्रमुख शब्द हो गए, उन सबको आपने अंडरलाइन कर दिया है। पहला टास्क कंप्लीट है।
5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर आपको हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट, पाई चार्ट, जो भी उसमें सुटेबल हो वो आपने बनाना है। और मानचित्र कार्य जो है, जो आपका मैप वर्क है, उसको एकदम सावधानी से करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। और अगर आप मैप वर्क लास्ट में करते हो तो वहां आप जल्दबाजी में फंस जाओगे और आपका कोई ना कोई मार्क वहां पर मिस हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, मैप वर्क को सावधानी से और स्टार्टिंग में ही कर लेना है। और अंतर वाले जो प्रश्न है उसमें हमको क्या बनानी है, टेबल बनाकर फिर डिफरेंस जो है उनको मेंशन करना है। तो बस इतने से पॉइंट्स है, फट से आप यहाँ से जो स्ट्रैटेजी है बोर्ड्स की वो आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी। अब आपको लास्ट के 5 मिनट बचा के रखने हैं किन चीजों के लिए, कि आपकी ये जो फाइनल चेकलिस्ट है आपने पूरी करी है कि नहीं करी, कोई चीज मिस तो नहीं हो गई, कोई कीवर्ड आप हाईलाइट करना भूल तो नहीं गए। तो वो सारी चीजें आप लास्ट में इंश्योर कीजिए और आराम से पेपर देके घर आइए, मार्क्स जरूर आपके अच्छे आएंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी फाइनल चेकलिस्ट। बोर्ड्स तो आ ही गए हैं, तो किसी को भी घबराना नहीं है। अगेन दोस्तों सबको बोल रही हूं मैं बार बार, घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से लॉस किसका होगा, आपका होगा, एग्जामिनर का, स्कूल वालों का, किसी का कोई लॉस नहीं है। लॉस सिर्फ उस स्टूडेंट का है जिसने साल भर मेहनत करी है। तो कॉन्फिडेंस से एग्जाम हॉल में जाइए, इस चेकलिस्ट के थ्रू जो जो पॉइंट स्ट्रेटजी मैंने बताई है उसको जरूर से फॉलो कीजिएगा, आप पक्का पक्का अच्छा स्कोर करेंगे। तो दोस्तों आप अब रेडी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप सबको शुभकामनाएं देती हूं मैं आपकी बोर्ड्स के लिए, अग्रिम शुभकामनाएं आपको, बहुत सारी ढेर बधाइयां, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके बोर्ड्स आ रहे हैं और आप उसके अंदर बहुत ही अच्छे से एग्जाम को लिखेंगे, आंसर्स को लिखेंगे। तो दोस्तों वेरी बेस्ट ऑफ लक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।